ये मैं वीडियो बना, ये इसमें ऐसे ही आप इसको यस करना इम्पोर्टेंट है बिल वाइज डिटेल के लिए। तो ये ऑप्शन आती कहाँ से है? अगर मान लो नो है तो कहाँ से आएगी? सबसे ऊपर आपके पास कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे फीचर्स है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आपको खुल जाएगी। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, अगर आप F11 प्रेस करेंगे तब भी ये खुल जाएगा। इसमें जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कई बार ये नो होता है तो बड़े लिमिटेड फीचर्स आपको नज़र आते हैं, तो उसमें इसको यस करेंगे, कुछ फीचर्स आपको दिखेंगे, फिर आप इसमें यस करेंगे तो सारे कंप्लीट जो टैली के फीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। एक तो ये है कि अकाउंट्स मेंटेन करना है, यस। अगर हम यही नो हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं क्रेडिट में जाऊंगा तो इसके अंदर आपको स्टॉक आइटम मिल रहेगा, जैसे वाउचर में जाएंगे, ठीक है जी, तो स्टॉक से रिलेटेड ही काम कर पाओगे। तो अगर आप दूसरी अगर आप वाउचर मेंटेन कर रहे हो अकाउंट्स अपने बिना अकाउंट्स के लेवल के, तो वो नहीं होगा, स्टॉक को ही मेंटेन करेगा सिर्फ। अगर इसको यस करते हो और इन्वेंट्री को आप नो कर देते हो तो इन्वेंट्री बंद हो जाएगी। देखिए बैलेंस शीट आ गई है आपके सामने, ठीक है। और अगर मैं क्रेडिट पे जाऊंगा तो यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना कि कौन सी ऑप्शन क्या काम कर रही है। ये कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर मल्टीपल ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने अपने किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना है, कोई रिपोर्ट ऐसी चाहिए कैटेगराइज रिपोर्ट, आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को एक तो सैलरी देती है, एक मोबाइल एक्सपेंसेस देती है, या कुछ भी आप अदर चीज़ें और लगा सकते हो, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देती है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर एक ऑनर उसको सेग्रीगेट कर सकता है भी कौन से हम जितनी सैलरी टोटल दे रहे हैं उसके ऊपर कितना मोबाइल का एक्सपेंस आ रहा है, कितना ट्रैवलिंग का आ रहा है। छोटा सा एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेटस बिजनेस का सिनेरियो ऐसे है, मैंने एक ही लेजर बनाया हुआ है, कंप्यूटर सेंटर है, उन्होंने एक लेजर बना लिया फीस का। अब डिफरेंट डिफरेंट लेजर भी बना सकते हैं, टैली की फीस, ऑटोकैड की फीस, ठीक है ना, या किसी और सब्जेक्ट की फीस। तो डिफरेंट डिफरेंट लेजर हम बना सकते हैं, या हम एक लेजर हम बनाएंगे सिर्फ फीस का, तो उसके अंदर कॉस्ट सेंटर हम अप्लाई कर देते हैं। तो वो जैसे ही फीस के अंदर अमाउंट लिख के एंटर करेंगे, पूछेगा ये किस किस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट है, तो हम बता देंगे टैली के अगेंस्ट है। तो अंदर हमारी रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि भैया ये टोटल टैली की कितनी फीस है, ये इसकी कितनी सेग्रीगेशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल आपको दे सकते हैं। आपके इस कंपनी के 4 प्लांट्स हैं, अब चारों प्लांट्स का कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। कंपनी को ये पता चल जाएगा कि मैं जो सैलरी दे रहा हूँ इस प्लांट में कितनी दे रहा हूँ, बी प्लांट में कितनी दे रहा हूँ, सी प्लांट में कितनी दे रहा हूँ, या ए प्लांट का बिजली का बिल कितना आ रहा है, तो उसको सेग्रीगेशन मिल जाएगी। तो सेग्रीगेशन के लिए ये कॉस्ट सेंटर यूज़ किया जाता है। तो अभी आपका ट्रेनिंग का ये पार्ट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम एक्टिवेट करते हैं, पर्टिकुलर किसी लेजर के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कर देते हैं। तो उसमें हमें डिफाइन करना होता है इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 11 के हिसाब से होगा, 1 के हिसाब से होगा, या 5 के हिसाब से होगा, जो भी है, या डेज वाइज होगा, एनुअल होगा, मंथली होगा, कैसे भी होगा, उसमें पूछता है। वो आप जैसे वहाँ पे फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा उस पर्टिकुलर जो लेजर का अमाउंट है तो वो कैलकुलेट होके
इसके अंदर आ जाएगा। उसका एक प्रोसेस है, उसका ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। हाँ जी, हमने इन्वेंट्री मेंटेन करनी। इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे फीचर एक्टिवेट हो गए। इन्वेंट्री में क्या होता है? इन्वेंट्री अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वही वाला है। इसमें इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यस कर देते हैं तो जो आपकी स्टॉक होता है, एक्चुअल स्टॉक, आपने कितना स्टॉक परचेज किया, कितना स्टॉक सेल किया, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखाता है। आप मैन्युअली नहीं डाल सकते। तो इस ऑप्शन को ज़्यादातर इंडस्ट्री या चलाने वाले शॉपकीपर्स बोल लो, तो इस ऑप्शन को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमेबल है या आपका वेस्टेज है, या और कई तरह की चीज़ें होती हैं कि एफएमसीजी में क्या होता है कि आपने जो इंडस्ट्री लगा लो, चाहे एफएमसीजी, आपने आटा लिया तो सेल करने के समय 10 रुपये का भी बेच रहे हो, 1000 रुपये का भी बेच रहे हो, मल्टीपल यूनिट्स में बेच रहे हो। फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले का मेंटेन हो नहीं पा रहा। क्यों? फ्लैक्स को परचेज कर रहा रोज में, प्रिंटिंग करके किसी को स्क्वायर फीट में बेच देता है, किसी को रनिंग फीट में बेच देता है, और किसी को पर पीस बेच देता है। तो वो अपना मैनुअली इसके अंदर कैलकुलेट करके जो उनका सिस्टम है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डाल सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन नो होनी चाहिए। ठीक है जी। मल्टीपल प्राइस लेवल, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। मान लो कोई केमिकल का बिजनेस कर रहा है, तो उसकी एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी ने उसके 5000 आइटम है, उसने रेट लिस्ट दे दी, भैया ये आपकी रेट लिस्ट है। वो रेट लिस्ट की वो एमआरपी देते हैं। एमआरपी के ऊपर मान लो उनका 40% का मार्जिन एज्यूम कर लेते हैं। तो हर एक बंदे के साथ डीलिंग अलग अलग होती है, तो वो डिफाइंड रेट इसके अंदर डाल देते हैं। जब वो सेल का इनवॉइस बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस लिस्ट आ जाती है। तो उसमें आ जाता है कि 10% डिस्काउंट आप डाल दो, 10% आ जाएगा। उस वो प्राइस लिस्ट में ही आप 3 तरह के डिस्काउंट डाल सकते हो। तो लेजर में पूछेगा वो कितने परसेंट डिस्काउंट वाली आइटम है, वो प्राइस लेवल हम उस लेजर के अंदर डिफाइन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट वही बन के आएगा उसको। हमारे यहाँ पर डिस्काउंट का कोई बात है नहीं है सर। मैं जनरल सारा बता रहा हूँ। दूसरा केस क्या आ जाता है कि जब प्राइस लेवल में क्या होता है कि आप लेजर लेवल के बीच में, ठीक है जी, तो लेजर लेवल में इसको पॉज करना पड़ेगा। तो पॉज करने के लिए ऑल्ट कई बिजनेस प्रैक्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ट्रेड ਹੁੰਦਾ स्टॉक वाइज, कि मतलब कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੀਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 2% डिस्काउंट है, 10 ਤੋਂ 20 ਪੀਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 3% डिस्काउंट है, 20 ਤੋਂ 50 ਪੀਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 4% डिस्काउंट है। क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बैचेज ਮੈਡੀਸਿਨ वाले जिम बैच वगैरह यूज़ करते हैं, ਕਿਹੜੇ बैच की दवाई है कितना वो मेनटेन हो जाता, एक्सपायरी डेट वगैरह आ जाती है। जॉब ऑर्डर प्रोसैस है, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੌਬ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 11 ਟੋਟਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ 10 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣਾ? 10 ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਚੋਂ, ਉਹ 11 ਹੋਏਗੀ, ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ।
GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ HSN ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ HSN ਨੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। GST ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਦ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ GST ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸੈਟ ਆਲਟਰ GST ਡਿਟੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਰੇਟ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਠਾਰਾਂ 28 ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਆਈਟਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ HSN ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ HSN ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ HSN ਔਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ ਉਠਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਰੇਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਆਈਟਮ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ? ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ, 18% GST ਹੈ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ चलो आगे चलो आप। GST ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, GST क्लासिफिकेशन की है सर? ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ, ਨੋਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ, हाँ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ, हाँ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ओके। ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18% 28%? ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। नहीं, जिਵੇਂ नॉन GST और GST ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਇਨਵਾਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਈ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਦ QR ਕੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਏਗਾ। ओके। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੀ? ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟੈਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ TDS। TDS ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ? ਯੈਸ। ਟੈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ HUF ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, HUF ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ इंडिविजुअल और HUF कंपनी का HUF है, इंडिविजुअल हो गया ना? इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूं ना मैं, कंपनी थोड़ी है। अच्छा, कंपनी नहीं है, उसका ठीक है। इंडिविजुअल, ठीक है। डिटेक्टर ब्रांच एंड डिवीजन राजपुरा आ गया, राइट। ठीक है। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यस। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, अगर मैं नहीं पता जिਵੇਂ मैं बना रहा हूं TDS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ TCS ਲੱਗਦਾ। हाँ TCS चल रहा है। ਤਾਂ TCS ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਵੈਟ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। TCS दो तीन तरीके का लगता है ना TCS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी सर। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਸੈਸ ਆਫ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰਚੇਸ ਹੋ हेलो ਪਰ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग। ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਰੋਲ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਰੋਲ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ये टैली के सारे फीचर्स थी जो मैं डिस्कस किए। अभी हम वाउचर में गए, एफिड प्रेस किया फॉर सेल।
तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे सेल पार्टी, यहाँ पे करेंगे संडे डेटर, राइट, ठीक है, और क्रेडिट पीरियड मान लो 15 डेज कर दिया, ओके, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं आएगी आपकी, TDL का है कि हम डिस्काउंट फिक्स कर सकते हैं अपने कस्टमर का, कि फिर इसमें एक ऑप्शन आती है कि इस सेल पार्टी के ऊपर TDS लगेगा, ठीक है जी। वो डिटेक्टिव टाइप कौन से, वो बाद में चैप्टर में आपको समझाएंगे, अभी ये इसका नहीं, TCS लगेगा, इसको मैंने नो कर दिया क्योंकि अभी हम इसको नहीं सिखाएंगे, हमने सिर्फ चैप्टर पकड़ा आपका सेल परचेज सीट पेमेंट बिल वाइज। उसका GST नंबर क्या है जिसको आप इनवाइस काट रहे हो, वो चीज़ आ जाएगी, मैं इसको कंज्यूमर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ है, अगर आप TDS लगा रहे हो तो पैन नंबर देना जरूरी है, वरना कैलकुलेट नहीं करेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, कैरियर, एजेंट नेम, LR नंबर, डेट, व्हीकल नंबर ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और थी, कंट्रोल गिल्टी तो बात जो आती है अपने वो गिल्टी बाद में आती है हमारी, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर कंसाइनी डिटेल भी रखना चाहते हो तो इसको यस करना पड़ेगा। पिन कोड आपको यस करना ही चाहिए। तो ये जो है बिल टू, बिल किसको कर रहे हो और शिप टू किसको कर रहे हो, और पिन कोड का बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका ईबे बिल में। बिल टू और शिप टू सेम होता है। अब जैसे उन्होंने बताया नहीं है तो इसको आप कंसाइनी को नो कर दो, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड आप मैंडेटरी मान के चलो, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई को नो नहीं करना, यस होना चाहिए, हमेशा आना चाहिए आपको। और ये जो एड्रेस है, पिन कोड है, ठीक है, ये सब कुछ रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक सेल अकाउंट बनाना है, या आप फर्दर बिजनेस में देखोगे आपने सेल अकाउंट 18-28 के हिसाब से बनाना है, मेरे हिसाब से बनाना है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस रहेगी। इसमें GST एप्लीकेबल रखना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको यस करके इसके अंदर कोई डिटेल ना डाली जाए, ठीक है, आइटम पे हम परसेंटेज लगाएंगे। हाँ। और मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, बाद में जो लगाते हैं मार्केट एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना, वो दिक्कतें आती हैं, वो लास्ट में मैच नहीं करता। हाँ जी, दिक्कतें आती हैं। अब इसमें TCS या TDS एप्लीकेबल है तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट। ये आ गई आपकी स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम हम सेल कर रहे हैं, ऑल्ट सी। स्टॉक आइटम का नाम बोलो। पिन स्प्रिंग कर लो, पिन स्प्रिंग, SPRING, ठीक है जी। तो ये आपका यूनिट्स बता दें, किस में बिकती है, पीस में, PCS, ये UKOC होता है, यूनिट क्वांटिटी कोड, ये GST में जरूरी होता है, ठीक है। पीस का तो डेसिमल 0 होता है, बाकी अल्टरनेट यूनिट होते हैं आपके, नहीं होते, जैसे किलो के हिसाब से या कुछ नहीं, वो तो हम अल्टरनेट तो डालते ही है ना, किलो में तो करते ही है। कोई पूछ रहा है। यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन में इसको यस करोगे तो ये आपका, यहाँ पे आप एक कोई बना दोगे, ग्राम या केजी जो भी आपके, एक पीस कितने ग्राम का है, GR किलोग्राम में करो ना, इसको किलोग्राम में करो। क्यों सर ग्राम, जब क्वांटिटी हमारी किलोग्राम में चली जाती है, हम क्या करें, ग्राम में डालते ना, हम क्या करते हैं किलोग्राम को पॉइंटों में डालते हैं। डाली जाओ सर, प्रॉब्लम ये नहीं है। KGS, एक किलो में 3 पीस होते हैं, 1 किलो में 3 भी हो सकते हैं, 350 ग्राम भी हो सकता है। तो हम ऐसे नहीं लगाते, हम लगाते हैं किलो का है जैसे, तो उसमें कितने ग्राम का है, 350 ग्राम, हम ऐसे लगाते हैं वेट, या 350 ग्राम का वेट है, 450 ग्राम का वेट है, हम ऐसे लगाते हैं। 350 एक पीस, बिल्कुल ठीक है। GST यहाँ पे यस करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे ना एक वन टाइम आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा, यस करूँगा
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ मत लिखो, अगर लिखना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो जो HSN की डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका HSN है स्टॉक का वो लिख दिया। ऑन वैल्यू लेना है, आइटम रेट नहीं लेना, टैक्सेबल करना है, जितने % टैक्स है वो डाल दिया। ठीक है, अब इसमें आप देखो बहुत सारी ऑप्शंस आई थी इसमें, टाइप ऑफ गुड्स, तो इसमें अगर यस कर देंगे तो नॉन GST हो गया। GST एप्लीकेबल है लेकिन टाइप ऑफ गुड्स आपकी ठीक है, फॉलो किया आपने। अब दूसरी ऑप्शन क्या है, लेबर रिवर्स चार्ट मैनेजमेंट। अगर आपकी स्टॉक आइटम के ऊपर रिवर्स चार्ज कैलकुलेट होता है तो उसको यस करना। अगर मेरा सपोज कोई सर्विस है, सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज है, हाँ तो स्टॉक आइटम बना लो सर्विस की। तो यहाँ पे आपका आएगा बेसिकली, यहाँ पे गुड्स की सर्विस ले लो आप, ठीक है जी, और यूनिट आपके नॉट एप्लीकेबल होंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नो कर देता हूँ फिलहाल में। तो इसमें आ जाएगा आपका सेट इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट। कोई स्टॉक आइटम ऐसी आप परचेज करते हो जिसका आपने इनपुट क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन स्टॉक तो आई है, लेकिन GST क्लेम नहीं करना, उस पर्पस के लिए सेट वैल्यूएशन टाइप। नहीं, उसके ऊपर अगर मैं इसको यस कर देता हूँ इनएलिजिबल आइटम को, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? सर GST में नहीं जाएगा ना वो GST में नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल बिल के ऊपर फिर जैसे भी में नहीं आएगा, तो बिल वैसे ही GST करोगे, लगाऊंगा। वो खुद कैलकुलेट होगा परचेज में। हाँ, बट वो उसमें नहीं जाएगा। इनपुट में नहीं आएगा, सेल में आप मतलब कि टैक्स ले रहे हो बात अलग है, नहीं, सेल पे परचेज की इनपुट में नहीं जाएगा। चलो ये आपका हो गया इस तरह से। तो इसमें लास्ट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यस कर दोगे तो कर दो। ये क्या चीज़ है? इसमें CGST HST अलग अलग दिखाने लग जाता है ओके 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 कि इसमें आपने ऐसे कर दिया। ठीक है ठीक है। अगर आपका लोकल आपका सेल होगा, रेयर टू रेयर केस में होता है कि अगर तो आप लोकल सेल परचेज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आइटम को, एग्जांपल नहीं मैं दे पाऊंगा, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं चाहे परचेज कर हो रहे हैं, हो जाती है। तो उसमें आपका जो GST है मान लो 6% क्लेम होगा उसके अंदर, लेकिन IGST में जा रहे हो तो वो 18% में आ जाएगा। ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाले केस में होता है। समझा नहीं, दोबारा बोलिए। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप GST रिटर्न में 2 यूनिट आ गए, यहाँ पे GST रिटर्न में कौन सी यूनिट लेके जाओगे? GST रिटर्न में सर ऐसा है, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। फर्क कोई नहीं पड़ता इनको, पर एज पर रूल जो माल आपने बेचा है और उसको जिस हिसाब से आपने पैसे लिए हैं वो जाना चाहिए। सर उसके लिए आपको चीज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन रिकमेंडेबल ये है कि अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है तो वही इसके अंदर अपना UQC जो आप लोगे, कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका जिस रेट से मल्टीप्लाई है वही जाए। हाँ ठीक है, क्योंकि करना चाहिए। क्यों इसके पीछे कारण क्या है, अगर कोई ऑडिट होती है, कोई कंप्लायंस होता है तो रेट की कैलकुलेशन तो इसी से मल्टीप्लाई होगी। ये आपकी स्टॉक आइटम बन गई है। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 4200 किलो बना दिया ना, 4.2 किलो, ठीक है जी, ये किस रेट पे जा रही है, मान लो 1500 के रेट पे जा रही है, ठीक है। और एंटर किया हमने, यहाँ पे CGST लगाएंगे, CGST है नहीं तो ग्रेड करेंगे, आपका IGST लगता है हमेशा। नॉर्मली IGST और CGST दोनों लगता है।
IGST ज़्यादा होता है। CGST, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा आपका, ये GST में आएगा, सेंट्रल टैक्स में आएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे हम। 0 रखिए, इसमें कभी भी आप राउंड ऑफ मत कीजिए। TDS TCS आप अपने कानून के हिसाब से देखिए क्या लगाना है। नहीं, आइटम पे टैक्स। ठीक है जी। ऐसे ही SGST, ये जो SGST है ये आपका GST में आएगा, ये स्टेट टैक्स में आएगा। ये तो वन टाइम बनाना होता है, आपसे कोई गलती एक बार लेजर बन गए। तो जो राउंड ऑफ का लेजर है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इस लेजर में स्पेशली आप यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग चूज करोगे आप, ठीक ठीक है, क्योंकि अमाउंट आपकी ये 1500 थी ना, इसमें जैसे 1575.80 ऐसे ले लिया मान लो, तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया राउंड। ठीक। ठीक है, अब इसमें आप TDS लगाते हो? नहीं, हमारा TDS नहीं लगता, बिल्कुल नहीं TCS लगता। TCS भी नहीं लगता। TCS सिर्फ सेल स्क्रैप सेल पे लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे एक रेफरेंस जनरेट हो गया 1 तारीख को, सॉरी बिल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा यहाँ पे, तो वही रेफरेंस नंबर बन गया। आप इसको रेफरेंस नंबर को एडिट भी कर सकते हो, SP-1। नहीं, अगर मैं बिल नंबर को वो रखता हूँ रेफरेंस नंबर, कितने रेफरेंस याद रखेंगे? ठीक है जी। तो ये जैसे ही मैं करूँगा, तो लेजर में हमने डाला था, या डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग में गए, रिसीवेबल में गए, तो ये दिखाएगा 16 अप्रैल 2022 को इससे पैसा लेना है, अभी ओवरड्यू कोई नहीं हुआ। मैं डेट चेंज कर दूंगा, डेट को मैं 15 तारीख कर देता हूँ, तो ये दिखाएगा कि कोई ओवरड्यू नहीं है। मैं 16 तारीख कर लेता हूँ, तो दिखाएगा 0 डेज ओवरड्यू। मैं इसको 18 तारीख कर देता हूँ, तो इसको दिखाएगा 2 दिन से इसकी पेमेंट ओवरड्यू चल रही है। ठीक है। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी एक, कि कौन सी पेमेंट कितने दिन से ओवरड्यू चल रही है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, रिसीट करेंगे F6 से। रिसीट बैंक से आ रही है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, चेक आ रहा है, NEFT आ रही है, ठीक है। ये बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेंगे। तो अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, ठीक है ना, कौन सा बैंक का है, ठीक है, ब्रांच कौन सी है, BSR कोड क्या है, वो आप डाल सकते हो। तो चेक प्रिंटिंग को यस करना है, यानी आपको मेरा आपके यहाँ नहीं चलता, नो कर देंगे, ठीक है। बैंक रिकन्सिलेशन का भी हम टच नहीं करेंगे, बैंकिंग पार्ट टच नहीं करेंगे, इसलिए सबको नो रख दिया इन फ्यूचर है। GST नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि बैंक की जितनी आपसे चार्जेस लगते हैं उसका आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया जी, किस पार्टी से पैसे आए हैं, अगेंस्ट पूछ रहा है, अगेंस्ट यहाँ पे चलेगी 3 चीज़ें, न्यू रेफरेंस तो नहीं चलेगा, अगेंस्ट, एडवांस या ऑन अकाउंट। तो अभी हम अगेंस्ट की बात करते हैं। इसके अगेंस्ट मेरे पास पैसे आए जी, मान लो 3000 आ गए, तो मैंने गलती की 1 अप्रैल की, मैं इसको 12 कर देता हूँ कि 12 तारीख को 3000 रुपये आ गए, ये कर दिया मैंने। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, ये आप देखिए 19,313 दिखा रहा है 1 से 12 तक, F2 1 से F2 1 से लेके 2 तारीख तक, ठीक है भाई। F2 1 से लेके 12 तारीख तक, अब कम हो गई। F2 1 से लेके 13 तारीख तक, F2 1 से लेके 18 तारीख तक, सॉरी 1 से लेके 18 तारीख तक, तो 19,313 दिखा रहा है। Alt F1 प्रेस करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी।
कि 12 तारीख को 3,000 रुपये इसके अगेंस्ट आ गए थे, इस बिल के अगेंस्ट इतने पैसा आ गया, ओके। तो दिखा देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें मेरा। ठीक है जी। अब इस बंदे का एक और बिल काट देते हैं। ठीक है, इसका एक और बिल बना दिया, इसका रेफरेंस मिल गया हमें। 12 तारीख में बिल बन रहा है, 12 दिन इसकी ड्यू डेट। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, तो 2 बिल आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ठीक है, तो एक बिल इसका ओवरड्यू आ रहा, दूसरा ऑर्डर नहीं। अब रिसीट की एंट्री डालेंगे इस पे। पेमेंट आपको बाद में आती है, पहले आती है? पेमेंट बाद में आती है। ठीक है जी। ये सेल पार्टी से आई, अगेंस्ट जाएगा आपका। अब दोनों दिखा रहा, देखो कौन से बिल को आपने क्लियर करना है, पहले किस पार्टी की किस की आ रही है। अब मान लो आपने इसकी चढ़ा दी 2 नंबर की, और आपने लिख दिया जी 2 नंबर बिल में आपने लिख दिया 15,000। तो यहाँ पे आएगा चेक नंबर क्या है, यहाँ पे आएगा बैंक का नाम क्या है, किस बैंक का चेक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ अमेरिका, जो भैया ऐसा होता है ना कि जो हमारी पेमेंट आती है ना वो आरटीजीएस या एनईएफटी आती है, तो हमें सामने चेक से राशि नहीं आई है, ई फंड ट्रांसफर हुआ है, कितना हुआ है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, कौन सी डेट को ट्रांसफर हुआ है, कौन से बैंक से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, एनईएफटी में जो हमारे पास पेमेंट आती है उसमें लिखा होता है बैंक का नेम, रेफरेंस नंबर लिखा होता है, रेफरेंस नंबर, बैंक नहीं लिखा होता। बैंक नोट बैंक एप्लीकेबल कर दो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिस्प्ले में गए, अब ये देखो 20 तारीख ले लिया मैंने, तो 4 दिन ओवरड्यू दिखा रहा है। 30 तारीख ले लिया मैंने, वो 14 दिन से इसकी 19,000 नहीं, दोनों ही ओवरड्यू दिखा रहा है। मेरे को पीछे 3 महीने का सारा डाटा चेक करना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो पेमेंट मैंने यहाँ पे ली है, दिल्ली में ये पेमेंट मैंने 15,000 की ली है, अब ये तो खतरा नहीं है, ये खतरा बन गया। तो बेसिकली आपकी पेमेंट नॉर्मली होना क्या था, इस पेमेंट को वहाँ पे डालनी थी। ठीक है, अब इसमें पेमेंट आएगी आपकी नंबर 1 पे। ठीक है जी। हाँ, रोटी ऊपर दे दो, ऊपर पे दो। अब देखिए पेमेंट कैसे दे दो, मुकेश नीचे से 15,000 एक आ गई, 3,000 एक आ गई, बैलेंस ड्यू कितना दिखा रहा है इसका 4300। हम और चेंज करते हैं इसको, 15,000 नहीं करते इसको, 25,000 करते हैं। ठीक है जी, तो वो उड़ गया, उड़ गया, तो वो निकल गया ना, बिल क्लियर हो गया वो, इसलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, उसमें एडवांस आ गया नहीं, तो इसमें अगेंस्ट रेफरेंस जो है अमाउंट आपकी आएगी, तो अगेंस्ट रेफरेंस जो अमाउंट आएगी आपके पास इतनी नहीं आएगी, 15,000 लिखता हूँ मैं फिलहाल। फिर अगेंस्ट रेफरेंस लिया, ये खत्म हो गया, इस एंट्री को डिलीट कर, दोबारा रिसीट की एंट्री डालूंगा मैं। ठीक है।
हाँ जी सर। ठीक है जी, ये आपका बिल नंबर 1 है। सर एक मिनट काटिए उसको वाला। बिल नंबर 1 है। ठीक है जी, पेमेंट तो आपको ये ज़्यादा, ठीक है, पेमेंट आपको ये 22,000 की मान लो। यहाँ पे एडवांस आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 19,000 जो भी था अमाउंट, ये दोबारा इसको ले 19,313, और यहाँ पे एडवांस कितना बना वो अमाउंट डाल दोगे। ठीक है। ठीक है, एडवांस मान लो 22,000, अब सर मेरे को एक चीज बताइए इसकी। एक कंप्लीट कर लो ना, 2687। ठीक है जी, ये हमने ऐसे एंट्री कर ली। अब इसका इम्पैक्ट आएगा, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट अकाउंट्स में गए, ये जो आल्ट एफ, वो तो क्लियर हो गया ना जी। ये देखो, वो क्लियर हो गया। अगर इसका लेजर देखोगे वो अलग चीज़ है। लेजर में अगर आप देखोगे तो लेजर रिपोर्ट अलग चीज़ है, बिल रिपोर्ट अलग चीज़ है। लेजर में उससे दिखा रहा है उसके लेने कितने हैं उससे। ठीक है। उसने तो सीट 22,000 और 3,000 25,000 की दिखा दी, टोटल 21,486 लेने हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग में जाइए अब आप, चीज़ 486 ऐसा कैसे है वो ये बताइएगा। देखो अच्छा सर की बताइए इसमें छोटा सा थोड़ा भी। 2 मिनट है, 2 मिनट। इसको Alt F1 करेंगे, डिटेल मिल जाएगी आपकी। तो ये आपका लेजर का एक स्टेटमेंट कॉपी है। ऑफ काउंट आ गई तो ये कॉपी ऑफ काउंट हो गया ना। हाँ जी, तो F12 प्रेस करेंगे तो इसके अंदर अगर आपने नरेशन में कुछ लिखा तो वो शो कर सकते हैं। बिल बाय डिटेल को भी आपने इसके अंदर लेना है, इन्वेंट्री डिटेल को भी लेना है, पेमेंट मोड को भी लेना है, तो बैंक की डिटेल भी आपने इसके अंदर देखनी है, रनिंग बैलेंस भी देखना है, तो वो सारा आ जाएगा। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि पिन स्प्रिंग जो है आपका, ये जो सेल हुआ है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी की है, इतना टैक्स लगा है, इतना राउंड ऑफ हुआ है, इस रेफरेंस के साथ इसकी पेमेंट आई है। और जो पेमेंट जो आई है उसका ये डिटेल है। SP1 के अगेंस्ट पेमेंट आई है। तो इस तरह से आपका सारा सिस्टम सिलसिला चलेगा। अब इसमें अगेंस्ट रेफरेंस, ये यहाँ से मेरी से गलती हुई है, मैं इसलिए बोलूँ चक्कर क्या है, यहाँ पे एडवांस था, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया। ठीक है जी, तो अभी ये आपको यहाँ पे रिसीट दिखाएगा। ठीक है जी, तो मैं बार बार गलती कर रहा हूँ यार। 2 सीट हैं, ये जो 22,000 की सीट है ये अगेंस्ट आ गई, और ये दूसरी जो रिसीट आई है 12 तारीख को, वो दोबारा अगेंस्ट में चला गया, वो एडवांस में है आपका।
F5 प्रेस करेंगे तो बिल वाइज दिखा देगा 1,4 से 30,4 तक का। और F1 किया तो ऐसे दिखा रहा है। ये सेल हुई है 12 तारीख को, ये 12 तारीख को सीट आई है 26 को। ये सेल हुई है, ये सीट आई है, ये सेल हुई है, ये 22,000 की सीट आई है। ये 12 F12 प्रेस किया, रनिंग बैलेंस को यस कर देते हैं यहाँ से। तो ये दिखा रहा है कि इससे हमने इतना पैसा लेना है, अब इतना लेना है, ये बिल बनकर इतना लेना है, ये सीट आई है तो इतना लेना है। ठीक है। तो और इसके अंदर हम F12 प्रेस करेंगे तो इसके अंदर हम एक और चीज़ कर लेते हैं, इसको यस कर लेंगे तो ऐसे आ जाए। ठीक है सर अब एक चीज़ मेरी सुनिए, हमारे को पेमेंट कैसे आती इसमें वाउचर के अंदर है? ये देखिए भाई साहब, F10 के अंदर सॉरी हेलो, तो यहाँ पे हमारे पास शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे हमें दिखाने लग जाएगा। ये जो है रिजेक्शन इन, यस कर दिया। ठीक है जी, इस पार्टी ने, ठीक है जी, लेजर अकाउंट ये है, कस्टमर नेम ये है, एड्रेस ये है, ये वाले आइटम, सर आइटम तो आती है ना हमारे पास, मैं अब इसका आइटम। ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, ये बेसिकली आपका रेफरेंस नंबर है, ट्रैकिंग नंबर आ गया। क्वांटिटी कितनी रिजेक्ट हुई है, 3 हुई है, तो रेट भी अपने आप आ जाता है। तो उसके ऊपर आपका ये एंटर करेंगे तो 4727 रुपये 40 पैसे हो गए। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक समरी देखोगे तो ये जो आपका पहले 25 था, ठीक है ना, अब 22 रह गए। ठीक है। ये स्टेट स्टॉक समरी में होंगे, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड आ गया आपका, आउटवर्ड ही है बेसिकली। और इसमें डेट आ रही है 12 तारीख, F2 में 10 तारीख ले लेता हूँ। तो आप देखना इसमें 12 पीस आउटवर्ड की एंट्री है। F2 इसमें 12 तारीख ले लिया, 22 हो गया। F2 इसमें 11 तारीख ले लिया, क्योंकि इसमें उन्होंने 12 तारीख की एंट्री की, ये रहेगी 22, 25 कहाँ पे, ये देखो, ये सेल किया हमने इतने पीस, 13 पीस, तो रिजेक्शन हमने कितने की डाली, 3 पीस की। कितनी होंगे तो व्हाट्सएप वगैरह करने के ऐसे करके जाता हूँ जी। एक नंबर का 12, 2 नंबर सेल की 13 पीस है, 13 12 25 हो गया ना जी। तो 25 पीस भेजे थे आपने, तो इसका आ रहा था -25, तो 3 आ गए तो 22 रह गए, ऐसे कैलकुलेट करो। तो स्टॉक समरी में जाएंगे तो ये 22 है। ठीक है, तो जो माल आज ऑटोमेटिकली अगर आप इसका देखोगे, सेल पार्टी का जो माल वापस आया है और रिजेक्शन इन कर लिया आपने, तो मटेरियल तो इन कर लिया, तो आपको एक एंट्री अलग से भी डालनी पड़ेगी। ये तो आपका स्टॉक के लिए एंट्री होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे हो गए, ठीक है, रनिंग बैलेंस दिखा, तो इसका अगर आप देख रहे हो ध्यान से, एक चीज़ समझना कि जो आपका स्टॉक है, स्टॉक तो आपका प्लस हो गया, लेकिन अकाउंट्स प्लस माइनस नहीं हुए।
तो रिजेक्शन इनकी एंट्री जो डलेगी आपके स्टॉक के हिसाब से डलेगी। वो स्टॉक प्लस होगा, स्टॉक प्लस हो गया आपका, स्टॉक प्लस होगा। स्टॉक प्लस हो गया। तो अब आप इसका अंदर ये स्टॉक प्लस होने के बाद एक एंट्री इसकी डाल दोगे जनरल। ये तो टीडीएस की एंट्री होगी, नीचे चार पे तो टीडीएस होगा। ये जनरल की एंट्री सारी डाल दो, जनरल की एंट्री में जाएगा ना ये। सारी जनरल की एंट्री में डाल दो, ठीक है जी। तो जनरल की एंट्री आप इनको बता देना, ठीक होगी ठीक बात। है, वो जो बता दीजिए। ये आपका हो गया जी कि किसको बिल काट रहे हैं, न्यू रेफरेंस में आ गया। जब पेमेंट आपको आती है तो अगेंस्ट रेफरेंस हो गया। एडवांस आपका कोई होता नहीं है। अगेंस्ट रेफरेंस में अब मेरा क्वेश्चन वही है कि अगेंस्ट रेफरेंस में जब इस बिल का हम डालेंगे 3974 डालेंगे ना अगेंस्ट रेफरेंस में बिल नंबर, तो इसके बिल के अगेंस्ट हम देते ही पैसा आ गया ना हमारे पास, तो पैसा किसी से काट लिया वो अलग से है, पर रसीद अपलोड कर दूंगा इसके बीच में। तो सर बिल शो कहाँ पे है? काटे हुए सारे जैसे सारे काटे हुए बिल जो है वो सेल शो हो गया। यहाँ पे ना डिस्प्ले के अंदर गेटबुक टैली में अकाउंट्स बुक्स होते हैं, यहाँ पे सेल रजिस्टर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जितने भी सेल है यहाँ पे आएंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ ना पता हो तो एक गो टू का फंक्शन है, ये टैली का एक तरह से गूगल है। ठीक है। यहाँ पे आप सेल रजिस्टर लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ना पता हो यहाँ पे चलेगा। ओके, ये पार्टी वाइज आएंगे कि बिल नंबर वाइज? ये बिल नंबर वाइज आएंगे, पार्टी जी नहीं, बिल नंबर सारा कुछ आएगा।